साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। प्रत्याशी मैदान में उतारने के बाद राजस्थान में लोकसभा चुनावों का माहौल तेज़ी पकड़ लिया है और हर चौराहे, दुकान, हर ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में लोकसभा की चर्चाएं बहुत तेज़ी से हैं। आज हम लोकसभा की 15 सीटें की चर्चा के लिए हमारे साथ तेजपाल जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि कौन सी सीट फाइट में है और कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो इसके लिए इससे तेजपाल जी से बात करते हैं। सबसे पहले जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर। तेजपाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर से फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, क्या रहेगा इस सीट का समीकरण? देखिए रोहतास भाई, ऐसे चर्चा करेंगे, डायरेक्टली चर्चा करते हैं। डायरेक्ट जैसे जोधपुर लोकसभा की बात करें, लगभग 7 विधानसभा यहाँ आती है। बढ़िया वोट बैंक भी यहाँ, लगभग राजपूत वोट बैंक, ज़्यादा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से गत वर्ष के 2019 के लोकसभा चुनाव में देखे तो यहाँ वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे, जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं। कहीं ना कहीं चुनाव फाइट में था, लेकिन वो चुनाव डिफेट खा गए, चुनाव आ रहे हैं। तो अब की बार अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे जल शक्ति मंत्री भी रहे और लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने के लगातार दौरे भी करते रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत एक प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है, मोदी के चर्चित चेहरे हैं, इसीलिए तो पहली लिस्ट में इनका नाम दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर जैसे अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ ले तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव फंस जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कौन से यहाँ लोकसभा में अशोक गहलोत खुद लड़ते हैं, क्योंकि वैभव गहलोत का तो कोई जालोर से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं उनकी तेजी पकड़ ली और वहाँ से 2-4 कैंडिडेट और ही हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार यहाँ से अशोक गहलोत हो सकते हैं। तो फिर फाइट में चुनाव हो सकता है। सही है अशोक गहलोत की बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने बड़े दिग्गजों पर अब की बार दाव खेलने का विचार कर रही है। तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान सांसद भी सीपी जोशी की क्या समीकरण है? देखिए रोहितास भाई, सीपी जोशी की बात करें, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। सतीश पूनिया पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, उनके बाद में सीपी जोशी आए। तो लगातार वहाँ चित्तौड़गढ़ से पहली बार पहली सूची में जिस तरीके से बीजेपी ने सीपी जोशी का नाम दिया, पहले भी ये चित्तौड़गढ़ से सांसद है। तो मेरे को यहाँ से तो प्रबल दावेदार यही लग रहे हैं। कांग्रेस यहाँ डिफेट नहीं दे सकती, चाहे पायलट गुट का चला दो उनके सामने, चाहे गहलोत गुट का कोई नेता उतार दो, लेकिन यहाँ से सीपी जोशी चुनाव जीतेंगे। क्योंकि यहाँ से वोट बैंक की भी बात करें, लगातार 7-8 जो लोग विधानसभा है वहाँ ब्राह्मण समाज ज़्यादा, तो सीपी जोशी वहाँ से चुनाव निकालेंगे। बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र कोटा से ओम बिरला। ओम बिरला का क्या समीकरण रहेगा? देखिए रोहतास भाई, अच्छी बात है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी हैं, सांसद भी पहले रहे, मंत्री भी राजस्थान सरकार में रहे। लगातार इनकी भी चर्चाएं तेजी है और ये भी कहीं ना कहीं अमित शाह के खास माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। तो ओम बिरला भी चुनाव फाइट में है, क्योंकि इनकी तो चर्चाएं मीडिया उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर चला रखे थे, हर कोई मीडिया उस पर चला जाए। ओम बिरला को तो मुख्यमंत्री तक का पद देने के लिए जनता चाह रही थी। तो ये भी चुनाव कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार है, चुनाव जीतेंगे ये भी। अब बात करते हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी की, जो वर्तमान में सांसद और मंत्री भी हैं। क्या चुनौती है कैलाश चौधरी के सामने? देखिए रोहितास भाई, कैलाश चौधरी भी चर्चित चेहरा है, मंत्री भी रहे राजस्थान में और बढ़िया पकड़ भी है। और जाट वोट बैंक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चित अब प्रेजेंट में कैलाश चौधरी को लेकर जाट वोट बैंक में कहीं ना कहीं अच्छी खुशी दिखाई देती है। तो यहाँ से मैं बाड़मेर से अगर बात करूँ, देखिए शिव से विधायक हैं भाटी, रविंद्र सिंह भाटी, अगर वो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वो मेरे को लग रहा नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, अगर वो कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से नुकसान पूछेगा और कहीं ना कहीं वहाँ फिर चुनाव फाइट में रहेगा। फिर देखेंगे कांग्रेस जीतती है, बीजेपी जीतती है, लेकिन वहाँ से मजबूत दावेदार है बाड़मेर से ये अर्जुन कौन है, कैलाश चौधरी। बात करते हैं बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, जहाँ पे अभी वर्तमान सांसद अर्जुन राम मेघवाल और दोबारा भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और हाल ही में कैबिनेट में मंत्री हैं, कानून मंत्री। क्या है केरल में अर्जुन राम मेघवाल के सामने चुनौती? देखिए चुनौती कोई नहीं है, ऐसी यहाँ से वोट बैंक है। बीकानेर पूरा जो लोकसभा क्षेत्र आती है, टोटल विधानसभा है वहाँ जो आती है, वो कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भी चुनाव कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार और चुनाव जीतेंगे वहाँ से वो। बात करते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र झांझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो एक खिलाड़ी भी है और एक राजनेता भी है। तो कैलाश देवेंद्र झांझड़िया के सामने क्या चुनौती है और क्या चुनाव को फाइट कर पाएंगे?
देखिए रोहतास साहब, अच्छी बात है। पहली बार जिस तरीके से नया चेहरा अगर टोटल 15 कैंडिडेट्स में देखे तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा चेहरा और एक प्लेयर के नाम से अगर जिसकी चर्चाएं हो रही थी, देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी नरेंद्र मोदी अमित शाह ने टिक लगाया और उनको प्रत्याशी बनाया। तो वहाँ से चुनाव देखो, पहला चुनाव है, चर्चाएं बड़ी है जिस तरीके से उनका प्लेयर्स के अंदर उनकी भूमिकाएं थी, तो चर्चाएं तो उनके नाम की थी। लेकिन अब वहाँ से चुनाव पसा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से वहाँ से चूरू से राजेंद्र राठौड़ जिस तरीके से चुनाव आ रहे, वहाँ से राजेंद्र राठौड़ जिसके ऊपर नेता के ऊपर राहुल कस्बा के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी बीजेपी छोड़कर अगर उनको कांग्रेस से टिकट दे देती है राहुल कस्बा को, तो फिर देवेंद्र झाझड़िया की मुश्किलें बढ़ सकती है। और वहाँ से अगर चूरू से सरदारपुर शहर से बात करें, वहाँ से कृष्णा पूनिया चुनाव हार गई, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी उनको प्रत्याशी बना देती है तो फिर देवेंद्र झाझड़िया के सामने, क्योंकि कृष्णा पूनिया भी प्लेयर है, तो दोनों प्लेयर के सामने अगर मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं कृष्णा पूनिया, क्योंकि राजनीति से चर्चा है, जयपुर ग्रामीण से पहले चुनाव लड़ा, चुनाव पर विधायक भी रह गई, तो उनकी चर्चाएं ज़्यादा है, तो फिर देवेंद्र झाझड़िया के सामने मुश्किलें हो जाएगी। तो फिर देखेंगे चुनाव, लेकिन यहाँ भी चुनाव कासा मुश्किल में चला जाएगा अगर इनके सामने दोनों प्रत्याशियों किसी को भी एक को चुनाव लड़ा देते हैं। तो बात करते हैं नागौर संसदीय क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को बनाया है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में नागौर विधानसभा से उनको चुनाव लड़ाया। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया और अपने नागौर संसदीय क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया। तो तेजपाल जी, सबसे बड़ी चुनौती है हनुमान बेनीवाल की, क्या मानते हो? हाँ रोहितास भाई, अच्छी बात है। नागौर से जिस तरीके से चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी मोदी जी ने वापस उनको चेहरा बनाया, प्रत्याशी बना दिया लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से लगातार मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से अगर चुनाव जैसे वो गठबंधन नहीं करते हैं, हनुमान बेनीवाल गठबंधन नहीं करते हैं, RLP पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं चुनाव पसेगा, क्योंकि फिर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके भाई को वो चुनाव लड़ाएंगे हनुमान बेनीवाल। तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा की मुश्किल है। और यहाँ से कांग्रेस का जो भी दावेदार आएगा वो भी कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार आएगा। जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, अगर निर्मल चौधरी की अगर एज हो गई हो टोटल, अगर 25 के समथिंग अगर उनकी एज हो गई, तो कहीं ना कहीं फिर प्रत्याशी सचिन पायलट गुट के निर्मल चौधरी माने जाते हैं। तो वो नागौर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर ज्योति मिर्धा फिर फंसी हुई है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में डिफेट खा गई, उसी तरह लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं डिफेट में जा सकती है। नहीं तो फिर वही ज्योति मिर्धा भी चुनाव निकाल लेगी अगर इनके सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं आया तो। बात करते हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। उससे पहले बाबा बालकनाथ वहाँ से सांसद रहे। और भूपेंद्र यादव के सामने क्या चुनौती है? वहीं से टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष पे भी कांग्रेस पार्टी दाव खेल सकती है? देखिए रोहितास भाई, अलवर अपनी नज़दीकी लोकसभा रही है। लगातार हम चर्चाएं कर रहे थे, बाबा बालकनाथ का नाम ले रहे थे, यहाँ से भूपेंद्र यादव का भी हमने चर्चाएं करी थी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नज़दीकी माने जाते हैं, अमित शाह के नज़दीकी माने जाते हैं। पार्टी में अच्छी पकड़ भी है भूपेंद्र सिंह यादव की और मजबूत चेहरा भी है। अलवर क्षेत्र के अंदर इनकी लोकप्रियता भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो लेकिन जिस तरीके से अभी इनकी चर्चा है नाखुश लेकर, समाज को जिस तरीके से नाखुश लेकर, यादव समाज तो ये चाह रहा था कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हमारा यादव है, लेकिन पार्टी ने खेला और मौका साधा और कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया। क्योंकि यादव समाज इसलिए नाराज है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, 5-6 विधायक उनके 4-5 विधायक उनके जीते, एक भी को मंत्री नहीं बनाया गया, उसकी नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट बैंक साधा, पहले यादव समाज को यहाँ से अलवर से बना दिया। अलवर के अंदर यादव वोट बैंक भी ज़्यादा मानी जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जिस तरीके से अगर यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट अगर यादव सामने उतार देते हैं, मुंडावर से विधायक है, युवाओं में लोकप्रियता है ललित यादव, अगर ललित यादव को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो फिर इसकी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ सकती है, क्योंकि यादव वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। तो यादव वोट बैंक की ज़्यादा है अलवर के अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें, भूपेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ेगी और चुनाव कासा डिफेट में चला जाएगा। और यहाँ से एक बाबा बालकनाथ के सामने चुनाव हारे थे इमरान खान, उनकी भी चर्चाएं बढ़ी हुई है कि लोकसभा की प्रत्याशी हो सकते हैं। एक करण सिंह यादव है, पूर्व सांसद भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में। करण सिंह यादव, ललित यादव और इमरान खान के ऊपर अगर पार्टी दाव खेलती है कांग्रेस पार्टी, तो चुनाव डिबेट में रहेगा। अब की बार ये अपन जो बात करें, चूरू ही, ये हुई, जोधपुर हुई, ऐसी सीटों की जब मैं दबाव देके बता रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी सीटें हैं बीजेपी 25 में से 25 नहीं ले जा सकती। कहीं ना कहीं अगर इनके सामने अच्छा चेहरा, डोटासरा हुआ, सचिन पायलट हुआ, अशोक गहलोत खुद हुए, और भी पार्टी के टीकाराम जूली हुए, ऐसे अगर चेहरों को चुनाव लड़ाते हैं कांग्रेस पार्टी, इनकी अगर नाक बचानी है, तो कहीं ना कहीं चर्चित चेहरों को अब की बार लोकसभा में उतारना पड़ेगा। 25 सीटों में रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर मोदी 25 में से 25 निकाल ले जाएगा यहाँ से।
बात करते हैं सिकसर संसदीय क्षेत्र की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी बार सुमेधानंद सरस्वती जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिक्कर से ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। उनके सामने एक सबसे बहुत बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहाँ से जीतती है और कांग्रेस आती है, तो मतलब डोटासरा जी की इज्जत बचाना वहाँ से मुश्किल है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी डोटासरा जी पे दाव लगा दें। और तो सुमेधानंद सरस्वती के ऊपर क्या चुनौती है ये? नहीं, सुमेधानंद सरस्वती के सामने चुनौती बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर सिक्कर लोकसभा की बात करें, यहाँ आपकी बार गोविंद सिंह डोटासरा की काफ़ी लोकप्रियता है। यहाँ से पाँच विधायक बने हैं जो चाहे कांग्रेस पार्टी से बने हैं। कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत है। जिस तरीके से आपकी बार विधानसभा में देख लो, लगातार अपनी आवाज़ को प्रखरता से उठा रहे हैं और लोकप्रियता कहीं ना कहीं काशी है। लेकिन अगर लोकप्रियता की जब भी मुकाबला देखा जाएगा, सुमेधानंद सरस्वती को जब भी डिबेट में चुनाव जा सकता है जब गोविंद सिंह डोटासरा खुद चुनाव लड़ ले लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं फिर मजबूत दावेदार रहेंगे। फिर तो चुनाव कहीं ना कहीं डिबेट में जा सकता है। और भी यहाँ से कई दावेदारी कर रहे हैं सिक्कर लोकसभा को लेकर, लेकिन सुमेधानंद सरस्वती लगातार दूसरी बार अब की बार टिकट लाए। कहीं ना कहीं चुनाव अगर इनके सामने भी कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आया तो ये चुनाव जीतेंगे फिर सिक्कर से। बात करते हैं झालावाड़ बारां संसदीय क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दुष्यंत सिंह को बनाया है। तो दुष्यंत सिंह जी के सामने क्या चुनौती है, क्या चुनाव फाइट कर पाएंगे? देखिए रोहतास भाई, दुष्यंत सिंह भी पुराने चेहरे हैं पार्टी के अंदर, पहले मंत्री भी रहे हैं, लगातार इनकी चर्चा है, 2-3 बार से सांसद भी रहे। ये चुनाव जीतेंगे क्योंकि यहाँ से दुष्यंत सिंह जिस तरीके से राजपूत चेहरा है और वहाँ से वोट बैंक भी ज़्यादा राजपूत है, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं मुकाबले का है, चुनाव जीतेंगे ये। बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक चौंकाने वाला नाम सामने दिया है, जो अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनके सामने एक सबसे बड़ा है कि अपना एक परिवार को छोड़ के नई पार्टी ज्वाइन करना, तो उनके सामने मेरे को लगता है कि एक चुनाव फाइट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती, सही बात आपने सही बताया। महेंद्र सिंह मालवीय के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ से अब देखा जाएगा कांग्रेस प्रत्याशी किसको बनाती है। अगर कोई युवा चेहरे को और पायलट कैंप के अगर किसी चेहरे को अगर महेंद्र सिंह मालवीय के सामने उतार देती है तो चुनाव फंसेगा, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं मोदी के हाथ से निकल जाएगा। बात करते हैं जालोर संसदीय क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी को बनाया है। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं सीट चुनौती पे रहेगी। हाँ सही बात है। यहाँ से जालोर लोकसभा को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं बढ़ी हुई है, अशोक गहलोत जी अब की बार चाह रहे हैं कि अपने पुत्र को वैभव गहलोत को जालोर से चुनाव लड़ाया जाए, तो लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए। अगर सामने वैभव गहलोत आते हैं तो कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर रहेगा। फिर देखते हैं फाइट के अंदर चुनाव रहेगा, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो टाइम बताएगा। लेकिन लुम्बाराम चौधरी के सामने मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब अगर वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाया जाता है सामने। तो बात करते हैं पाली सिरोही संसदीय क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी पीपी चौधरी को बनाया है। तो मुझे लगता है कि पीपी चौधरी के सामने वहाँ शायद कोई फाइट में या कोई टक्कर में कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा। नहीं रोहतास भाई, अच्छी चर्चा है पीपी चौधरी की लगातार पूरे पाली क्षेत्र के अंदर। उनका तो बेल्ट के अंदर काफ़ी लोकप्रियता, युवाओं के अंदर देख लो, चाहे उनका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देख लो, शहरी क्षेत्र के अंदर पाली के अंदर देख लो, पीपी चौधरी चुनाव मुश्किल में नहीं है, चुनाव वो जीतेंगे। बात करते हैं उदयपुर संसदीय क्षेत्र की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल जाट को बनाया है। तो क्या है, मन्नालाल रावत को बनाया है। तो मन्नालाल रावत के सामने क्या चुनौती है, क्या वो चुनाव फाइट में रहेगा या चुनाव निकाल लिया जाएगा? रोहतास भाई अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के चर्चित चेहरे हैं, लोकप्रियता के अंदर कमी नहीं है मन्नालाल रावत की। अगर इनके सामने कोई युवा, अगर कोई शिक्षाविद को या अगर कोई प्लेयर्स को अगर यहाँ से उतारते हैं मन्नालाल रावत जी के सामने कांग्रेस पार्टी, तो चुनाव फंसेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव डिबेट में जा सकता है। नहीं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतेगी, मन्नालाल रावत चुनाव जीतेंगे। बात करते हैं भरतपुर संसदीय क्षेत्र की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया उम्मीदवार बनाया है रामस्वरूप जी कोहली को। तो क्या भरतपुर संसदीय क्षेत्र पे कोई चुनौती है या चुनाव
निकाल लेगी। देखिए रोहतास भाई, जिस तरीके से भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को टिकट मिला है, कहीं ना कहीं वहाँ जनता के अंदर लगातार नाराजगी दिखाई दे रही है कि अब की बार कोई अलग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता। लेकिन धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता पहले भी बढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं अच्छे चेहरे को तलाशा किया है और रामस्वरूप कोहली जी को टिकट दिया गया है। तो वहाँ चुनाव कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे दावेदार को अगर वहाँ जिम्मेदारी परोसती है तो कहीं ना कहीं चुनाव डिबेट में रहेगा। लेकिन रामस्वरूप कोहली लोकप्रियता के अंदर मैसूर है, राजनीतिज्ञ है, अच्छी पकड़ है इनकी युवाओं के अंदर। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुकाबला का डिबेट में रहेगा अगर कोई कांग्रेस पार्टी से कोई युवा आ जाता है सामने तो। साथ ही हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रत्याशियों की सूची के नामों को लेकर। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो रहेगी कि कांग्रेस अपने बड़े दिग्गजों पे दाव लगाती है, तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसको अब ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत जाएगी। यदि कांग्रेस पार्टी फिर से घिसे पिटे चेहरों को वापस मैदान में फेंकती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टक्कर नहीं होगी। जैसे कांग्रेस अपने बड़े दिग्गज सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, सीपी जोशी ऐसे बड़े नेता है, उन पे ऊपर दाव लगा के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से अपना प्रत्याशी बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और बाकी रही 10 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की और 25 सीटें अभी कांग्रेस की बाकी है। इनको लेकर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मैं हूं आपके साथ रोहितास सिरोही। जय हिंद, जय।